तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का देवता? देखिए, पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहा जाता है, और रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। सॉरी, पृथ्वी की तरह गया अपना, ये है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। अब जो सौंदर्य का देवता है वो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुक्र को सौंदर्य का देवता, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सबसे अधिक चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि अनेक नाम हैं जो जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सूर्य एक तारा है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। करेक्ट है। सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। करेक्ट है। विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। विकिरण क्या होता है? रेडिएशन। करेक्ट है ये भी। सूर्य की भीतरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 करेक्ट है, लेकिन भीतरी सतह का नहीं है, ये गलत है। बाह्य सतह का तापमान है वो। सूरज की जो बाह्य सतह का तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये है इनकरेक्ट। ये भीतरी सतह नहीं है, बाह्य सतह है। और आदित्य L1 क्या है? सूर्य पर जाने वाला ही भारत का यान है, याद रखना उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन किन की सूर्य के चारों ओर पाए जाने की संभावना है? कौन कौन पाए जा सकते हैं सन के चारों ओर इनमें से? देखिए, सन के चारों ओर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, जैसे दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, शुक्र चक्कर लगाता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेस, नेपच्यून, प्लेटो। इन सभी की तरह उल्काएं भी इसमें घूमती रहती हैं। उल्काएं, धूमकेतु भी घूमते रहते हैं, जिनको पुच्छल तारा बोला जाता है। तो ये सभी धूमकेतु भी, उल्काएं भी, क्षुद्र ग्रह भी, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ये सभी के सभी सूर्य के चारों ओर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार फिर से। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह जेबियन नेबुला कहलाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है, सर्पिलाकार है। करेक्ट है, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, ये भी करेक्ट है। एंडोमेडा हमारी आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे है उसके सबसे निकट की आकाशगंगा, ये भी करेक्ट है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले जो तारों का समूह है उसको जेबियन नहीं बल्कि ओरियन, ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला कहा जाता है, ओरियन नेबुला। तो यही गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में सबसे अधिक क्या होगा? बताइए, सबसे अधिक क्या है सूर्य के रासायनिक संगठन में? देखिए, हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा है, 71%। 71% है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर हीलियम कितना है उसके अंदर? 26.5%। हीलियम कितना है? 26.5% है। और जो अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% हैं। नाइट्रोजन ना की मात्रा है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस ग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो घूमता है ना ग्रह, सबसे कम है, मतलब सबसे कम समय में ही वो चक्कर लगा लेता है सूर्य का। तो सबसे कम समय में तो बुध चक्कर लगाता है। अब बुध तो ऑप्शन में है नहीं। बुध के बाद जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है वो क्या है? शुक्र है। शुक्र कितने दिन में चक्कर लगाता है? 224.7 दिन में। तो शुक्र है क्या ऑप्शन में? शुक्र भी नहीं है। इसके बाद पृथ्वी, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का कितने दिनों में लगाती है? 365, 365.26 डेज में। इसके बाद कौन लगाता है? मंगल लगाता है 687 दिनों में। फिर बृहस्पति लगाएगा 11 वर्षों में, 11.9 वर्षों में। फिर शनि लगाएगा 29.5 वर्षों में। उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको, पहली लाइन ही करेक्ट है। चूँकि पहला यहाँ पर करेक्ट हो गया और सही बताना उपरोक्त में से, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। एलिमिनेट करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, एक भी है तो हाँ, ये भी हो सकता है। कहाँ थे हम? हाँ, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। करेक्ट है, ये पहला करेक्ट हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ये एक भी है ना, तो यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सिरस है। करेक्ट है, सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह वो सिरस है। और क्षुद्र ग्रह गैस एवं धूल कणों से निर्मित होते हैं, इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। देखिए, वो क्षुद्र ग्रह नहीं, वो धूमकेतु जो होते हैं ना, धूमकेतु, वो गैस और धूल के कणों से निर्मित होते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा कहा जाता है। तो गलत हो गया यहाँ पर स्टेटमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह नहीं है, वो धूमकेतु होता है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पृथ्वी की आकृति गोलाभ या अंडाकार है,
तो है करेक्ट है। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक तो घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति, मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन। करेक्ट। घूर्णन गति को दैनिक गति तथा परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, तो करेक्ट है ये भी। घूर्णन का मतलब रोटेशन के कारण। तो 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं? बताइए कौन सा सही है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये तो है तो तीनों एक ही चीज़। और कर लीजिए बीच में या कर लीजिए, तो इन सभी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सभी जगह पर जो है वो दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। लंब क्या होता है? 90 डिग्री। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर तथा सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को तथा सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दोनों के दोनों एब्सोल्यूट नॉनसेंस हैं। करेक्ट इनको करना है ना, तो उत्तरी गोलार्ध को नीचे कर दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध को ऊपर कर दीजिए। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को तथा सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को तथा सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दोनों के दोनों हो गए गलत, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है 90 डिग्री। तो करेक्ट है केवल तीसरा यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी घटना पृथ्वी के परिक्रमण रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण होती है? रेवोल्यूशन क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और रोटेशन क्या था? खुद ही रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर। तो दिन रात का बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी पर दिन और रात होना। देखिए दिन रात का बड़ा होना दो अलग अलग बातें हैं। दिन रात का बड़ा होना और पृथ्वी पर दिन और रात होना दो अलग अलग बातें हैं। तो दिन और रात का बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन होना ये तो होता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। और पृथ्वी पर दिन रात का होना ये होता है रोटेशन के कारण। तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। पृथ्वी पर दिन रात जो होते हैं वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं, ना कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। बचपन में पढ़ते आ रहे होगे, 6 में पढ़ा होगा, और PCS तक में आपका पीछा नहीं छोड़ा है। आसान सा प्रश्न है, गलत मत करना। ज्वार भाटा के उत्पन्न होने में चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। चूँकि पहला करेक्ट हो गया ना, एलिमिनेट करते रहिए साथ साथ, ये नहीं हो सकता। दूसरा भी करेक्ट है, ज्वार भाटा जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का ही होता है। करेक्ट है सेकंड भी। सामान्य रूप से 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, परंतु 2 ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। करेक्ट है ये भी। दीर्घ ज्वार केवल अमावस्या को आते हैं, जिसे सिजगी कहते हैं। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा जो है ना वो गलत है। गलत है तो ये नहीं हो सकता। क्यों गलत है भाई? क्योंकि देखिए जो दीर्घ ज्वार होते हैं ना वो अमावस्या को भी आते हैं और पूर्णिमा को भी आते हैं, जिसको बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं जिसको? सिजगी। अब ये केवल किंतु परंतु जिन स्टेटमेंट में होता है वो अधिकतर गलत ही हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया है। तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को आते हैं बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स होता है। यह स्थिति पूर्णिमा को होती है। करेक्ट है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, मतलब सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनती है, और यह स्थिति अमावस्या को होती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बहुत पूछते हैं इसको भी। लघु ज्वार शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आते हैं, इसे एपोगी या एपोजी कहते हैं। तो करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट है, यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटे के संदर्भ में तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ध्यान देना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखिए इसको इस तरह से याद रखिए, सूर्य कहीं नहीं हिलेगा, उंगली कौन करेगा बीच में? पृथ्वी करेगी या फिर चंद्रमा करेगा। सूर्य स्थिर है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सॉरी, अगर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और यदि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, याद रखिएगा। चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, दोनों दिन दीर्घ ज्वार आ सकते हैं, जिसे सिजगी कहते हैं, याद रखना। नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनकी कुल संख्या 180 है। इनकी कुल संख्या 180 है, करेक्ट है। लेकिन ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो करिए एलिमिनेट, जिस इसमें एक है वो नहीं हो सकता। सही छांटना है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा
देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी अक्षांश एवं देशांत रेखाओं के संदर्भ में उपरोक्त में से सही होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला अगर आपको करेक्ट करना है तो अक्षांश रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या 180 है, करेक्ट है। लेकिन ये पश्चिम से पूरब की ओर नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या होती है 360। मान लीजिए यह है अपनी अर्थ, अब ये देखिए पूरब से पश्चिम की ओर खींची जा रही हैं, तो ये कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये ऊपर से लंब डालती है, ये कौन सी हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से ये देशांतर रेखाएं याद रखना। तो 360 हैं देशांतर रेखाएं और 180 हैं काल्पनिक रेखाएं। 180 हैं अक्षांश रेखाएं, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। अक्षांश रेखा कौन सी? ये वाली, ये बीच की जो दूरी है ना, ये 111 किलोमीटर बोल रहा है, तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर। समय का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाएं कटिबंधों एवं ऋतुओं के निर्धारण में सहायक होती हैं। गलत है, उल्टा कर लीजिए इसको। समय का निर्धारण जो है ना वो देशांतर रेखाएं करती हैं, और कटिबंधों और ऋतुओं के कारण ऋतुओं का निर्धारण जो है वो अक्षांश रेखाएं करती हैं। तो इसलिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, जिसमें थर्ड है वो नहीं हो सकता आंसर, एक ही कटेगा, सही छाटना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहा जाता है, गौरे कहा जाता है, करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड हो गया इनकरेक्ट और फोर्थ हो गया करेक्ट। तो 1, 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधान यामोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, सबको पता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, हाँ करेक्ट है ये भी। भारत का मानक समय मतलब IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, करेक्ट है ये भी। तो यही गलत हो गया। 90 डिग्री देशांतर रेखाओं को ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं कहा जाता, बल्कि 0 डिग्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देखिए अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भी है, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा भी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? देखिए 20 अभी खोजे हैं सैटर्न के, तो सबसे ज़्यादा किसके हो गए? शनि के हो गए। शनि ने पछाड़ दिया है किसको? बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के संदर्भ में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पृथ्वी की आकृति गोलाभ है, गोलाभ करेक्ट है पहला। ध्रुवीय व्यास कितना पृथ्वी का? 12,714 किलोमीटर, तो करेक्ट है ये भी। अनुमानित आयु किसकी कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष, ये भी करेक्ट है। सबसे ऊंचा स्थान एटलस माउंटेन थोड़ी है, सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, और सबसे नीचा स्थान मेरियाना ट्रेच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, यहाँ होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर में। बाकी जलीय भाग पृथ्वी पर 71% है, स्थलीय भाग 29% है, इतना तो पता होगा। औसत घनत्व कितना है? 5.52। परिभ्रमण काल भी इसका पता होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है, और परिक्रमण काल है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, सभी को पता होगा, चंद्रमा। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। कौन से ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण नहीं करते? देखिए सारे के सारे ग्रह जो भी है ना पृथ्वी को मिलाकर, सब के सब पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करते हैं सूर्य की, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण ना करके कोई दूसरी तरह परिक्रमण करते हैं, वो हैं शुक्र और यूरेनस। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब शुक्र जो है अब पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं करता तो क्या करता है? पूरब से पश्चिम की तरफ करता होगा, ईस्ट टू वेस्ट करता होगा। और यूरेनस क्या करता है? चलिए देखते हैं। ये है देखिए इसका डायग्राम, शुक्र और यूरेनस जो है। यह है देखिए मरकरी यानी बुध, तो बुध कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। उसके बाद शुक्र को छोड़ दीजिए, पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। मंगल पश्चिम से पूरब की ओर, जुपिटर या बृहस्पति पश्चिम से पूरब की ओर, सैटर्न पश्चिम से पूरब की ओर, यूरेनस छोड़ दीजिए, नेपच्यून पश्चिम से पूरब की ओर। प्लूटो को तो हटा दिया, 2006 से ग्रह की श्रेणी से खींच लिया, उसका बौना ग्रह बन गया वो। अब क्रॉस हमने कहाँ पर लगाया? शुक्र पर लगाया, मतलब वीनस पर, और लगाया हमने यूरेनस पर। अब देखिए जो यूरेनस है वो तो लेटा हुआ स्थिति में देखा जाए तो कैसे घूम रहा है, फिर देखा जाए तो वो अगर उसकी स्थिति देखी जाए और उसका जो ये पोर्शन है इस तरह से लेट गया ना ये, तो इधर घुमाइए जरा अपने शरीर को, तो ये घूम रहा है पूरब से पश्चिम की ओर ही घूम रहा है, ये भी देखा जाए तो। अब यहाँ पर शुक्र भी क्या कर रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, और बाकी के सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।